नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम देखने वाले हैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के जो बचे हुए सेक्शन हैं उनके बारे में, यानी कि सेक्शन 10A से लेकर सेक्शन 25 तक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि इसके अंदर कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शंस जो हैं वो पूछे जा चुके हैं और आखिर इसके अंदर जो है कहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है वो पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि इसका जो कंटेंट पार्ट है यानी कि जो इंडेक्स पार्ट है वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस एक्ट से डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप एडीपीओ की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम एडीपीओ की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। उसकी जो डिटेल्स है वो हम आपको एक लिंक के द्वारा प्रोवाइड कर देंगे। हम हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर रहे हैं। अगर आप जो है एडीपीओ की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करिए और ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको एडीपीओ की क्लासेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसके साथ साथ जो 28 जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे लॉ के, उसके साथ साथ हम लोग उसका जो जीएस वाला पार्ट है यानी कि जो पेपर फर्स्ट वाला पार्ट है उसके वीडियोस भी जल्द लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सेक्शन 10A डिटेंशन इन करेक्टिव इंस्टीट्यूशन यानी कि सुधार संस्था में निरोध। तो जहाँ कोई अपराधी नारी यानी कि स्त्री है जो कि धारा 7 या 8 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराई जाती है और अपराधी का चरित्र, स्वास्थ्य, उसकी मानसिक दशा और मामले की अन्य परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसे ऐसी अवधि के डिटेंशन और ऐसे अनुदेश या अनुशासन के अधीन रखना समीचीन है जो उसके सुधार के लिए सहायक हो या आवश्यक हो। तब ऐसी स्थिति में न्यायालय उसको जो उसके अपराध के लिए दंडादेश दिया जाने वाला था, ऐसे दंडादेश के बदले ऐसा आदेश कर सकेगा जो कि 2 वर्ष से कम का नहीं होगा लेकिन 5 वर्ष तक का हो सकेगा, उसे सुधार संस्था में डिटेन कर सकेगा, यानी कि उसके सुधार के लिए उसे सुधार संस्था के अंदर निरोध कर सकेगा। सेक्शन 11 नोटिफिकेशन ऑफ एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर्स। इस धारा में हमें सिर्फ इसका जो हेडिंग है वो याद रखना है, और फिर भी इसके अंदर क्या प्रोविज़न है उसके बारे में एक शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि जो इससे पहले या तो इस अधिनियम के अंदर या भारतीय दंड संहिता की जो कुछ धाराएं हैं इसके अंदर दे रखी हैं, यानी कि 361 से लेकर 373 तक के कुछ प्रोविज़न्स हैं, यदि उसके अंदर वह सिद्ध दोष हो चुका है और उसके अंदर वह किसी कारावास की जो है जो उसको दंड है वो भोग चुका है, यानी कि दंड उसको दिया जा चुका है, और ऐसे दंड के समाप्ति के बाद यदि वह इस अधिनियम के अंदर फिर से कोई अपराध करता है जो कि 2 वर्ष से अधिक के लिए दंडनीय है, तब ऐसी स्थिति में जब न्यायालय उसे जो है दंडादेश देगा उस समय उसके साथ साथ यह भी उसके लिए आदेश दे सकेगा कि वह उसका जो निवास यानी कि वह जहाँ रहता है या उसका पता जो है उसके बारे में न्यायालय को जो सेक्शन 23 इस अधिनियम के सेक्शन 23 के अंदर जो प्रोविज़न्स हैं उसके अंदर जो उसके लिए नियम बनाए गए हैं कि कब और किसे उसके लिए अनुसूचित करना है। यदि वह अपना जो निवास स्थान है वह बदलता है तो उसके बारे में उसे ऐसे दंडादेश के पारित होने से अगले 5 वर्ष तक ऐसी सूचना उस जहाँ पर उसको प्राधिकृत किया गया है उस अधिकारी को जो है ऐसी सूचना देनी होगी यदि वह अपना रहने का स्थान जो है बदलता है। तो बस यही कुछ प्रोविज़न है, हमें सिर्फ इसकी हेडिंग याद रखनी है। यहाँ पर सेक्शन 12 जो है वो निरसित कर दिया गया है। जो एक्ट आया था उस महिला एवं बालिकाओं की अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1986 उसके द्वारा उसको जो है रिपील कर दिया गया था। सेक्शन 13 स्पेशल पुलिस ऑफिसर एंड एडवाइजरी बॉडी यानी कि विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय। यह जो सेक्शन है ये पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इसमें से भी डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हमें ये याद रखना है। इसके अंदर बताया गया है कि विशेष पुलिस अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, सलाहकार निकाय कब नियुक्त किया जाएगा, वो सारे प्रोविजन इस सेक्शन के अंदर किए गए हैं। तो जो विशेष पुलिस अधिकारी है वह राज्य सरकार नियुक्त करेगी, और जो सलाहकार निकाय है यानी कि जो एडवाइजरी बॉडी है वह भी राज्य सरकार के द्वारा ही यहाँ पर गठित की जाएगी। जो विशेष पुलिस अधिकारी होगा वह इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं होगा, यानी कि निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा। और यदि जिला मजिस्ट्रेट को ऐसा समीचीन लगता है या आवश्यक लगता है तो वह इस अधिनियम के अंदर जो विशेष पुलिस अधिकारी को जो शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जो है किसी जो सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी या जो सेना अधिकारी है उसे प्रदान कर सकेगा। राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यकारण के बारे में साधारण महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष पुलिस अधिकारी को सलाह देने के लिए एक अशासकीय सलाहकार निकाय उसके साथ संयुक्त कर सकेगी।
अब उसमें कितने मेंबर्स होंगे, तो उसके अंदर 5 से अनधिक यानी कि 5 मेंबर होंगे जो कि सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता होंगे, यानी कि सोशल वर्क से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं वह होंगे, जिसके अंतर्गत जहाँ कहीं साध्य हो स्त्री सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता भी होगी, यानी कि जो 5 मेंबर्स होंगे उसमें से स्त्री भी होना चाहिए, यह यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो हमें सिर्फ यही याद रखना है कि राज्य सरकार के द्वारा सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया जाएगा और यह अशासकीय सलाहकार निकाय होगा। केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन या व्यक्तियों के लैंगिक शोषण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन और एक से अधिक राज्य में किए गए किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उतनी संख्या में पुलिस अधिकारियों को दुर्व्यापार पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकेगी। अब यहाँ केंद्र सरकार की पावर दी गई है कि जब कभी एक से अधिक राज्यों के अंदर इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध बताए गए हैं वे होते हैं, तब ऐसी स्थिति में एक से अधिक राज्यों में इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण करने के लिए जो केंद्र सरकार है वह जो है यहाँ पर दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे मामलों की जांच करेगा। तो हमें ये याद रखना है कि जो दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी होता है वह एक से अधिक राज्यों के अंदर अगर कोई अपराध होता है तो उसकी जाँच के लिए जो नियुक्त किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार के द्वारा विशेष पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सिर्फ इतना ही यहाँ पर याद रखना है। सेक्शन 14 ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, यानी कि अपराधों का संज्ञेय होना। तो इस अधिनियम के अंदर जो अपराध होंगे वह संज्ञेय होंगे और इसके साथ साथ वारंट के बिना गिरफ्तारी केवल विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके निर्देश या मार्गदर्शन अथवा उसके पूर्व अनुमोदन के अधीन ही की जा सकेगी। तो इसके अंदर अगर वारंट के बिना जब गिरफ्तारी करनी होगी तो उसके लिए कुछ कंडीशंस इस सेक्शन में दी गई हैं कि कब वारंट के बिना गिरफ्तारी जो है विशेष पुलिस अधिकारी कर सकेगा या उसके लिखित आदेश पे उसके अधीन जो कोई अदर अधिकारी है यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो कर सकेगा। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे कुछ जो कंडीशंस हैं वो मेंशन की गई हैं कि ऐसी जो गिरफ्तारी है उसके लिए ऐसा रीज़नेबल कारण होना चाहिए कि आप उसके लिए इतना समय नहीं दे सकते थे। अगर आप समय देते वारंट के लिए तो इतनी देर में जो है वह व्यक्ति जो भाग जाता या गायब हो जाता। तो इस चीज़ के लिए जो है यहाँ पर प्रोविज़न किए गए हैं कि जो विशेष पुलिस अधिकारी है वह बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकता है यदि उसे जो है ऐसा आवश्यक लगता है। सेक्शन 15 सर्च विदाउट वारंट, यानी कि वारंट के बिना तलाशी। तो विशेष पुलिस अधिकारी जैसे कि हमने सेक्शन 14 में देखा कि वो वारंट के बिना तलाशी ले सकता है, तो वो कब ले सकता है? विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी के पास ये विश्वास करने के लिए युक्त आधार हो कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी परिसर में रहने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में किया गया है या किया जा रहा है और उस परिसर की वारंट से तलाशी असम्यक विलंब के बिना नहीं की जा सकती। यानी कि अगर आप उसके वारंट के लिए जो है वारंट लेने के लिए अगर वेट करते हैं, यानी कि तब तक अगर आप उसके लिए जो है वेट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर मौजूद जो व्यक्ति है वो भाग जाए या फिर जो वहाँ पर जो एविडेंसेस हैं वो ख़त्म कर दे। तब ऐसी स्थिति में जो है विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी जो है अविलंब जो है ऐसे परिसर की जो है जांच कर सकेगा, यानी कि तलाशी ले सकेगा और वारंट के बिना प्रवेश कर सकेगा, जो कि इसके अंदर प्रोविज़न किए गए हैं। उपधारा 1 के अधीन किसी तलाशी करने से पूर्व 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों से जिनमें से कम एक स्त्री होगी हाजिर होने और तलाशी को साक्षित करने के लिए कहेगा और उनको या उनमें से किसी को वैसा करने के लिए लिखित आदेश दे सकेगा। अब यहाँ पर जब वो किसी बिना वारंट के जब तलाशी करने के लिए किसी स्थान में प्रवेश करेगा तो वहाँ पर जो उस स्थान में यानी कि जो वो लोकल जो वहाँ पर लोग रहते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनमें से एक स्त्री हो और एक कोई और व्यक्ति, तब 2 व्यक्तियों से वहाँ पर जो है तलाशी लेने के लिए उनका जो है साक्षित यानी कि उनके सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर लेगा और ऐसी जो तलाशी है वो पूर्ण करेगा। इसके साथ साथ इसके अंदर 2 चीज़ें बताई गई हैं कि जो अगर कोई ऐसी तलाशी लेने से रोकता है या मना करता है या उसकी सहायता करने से मना करता है तो उसके विरुद्ध जो है आईपीसी के सेक्शन 187 के अंदर जो है कार्रवाई की जा सकेगी। और इसके साथ ही जो इसके अंदर तलाशी ली जाएगी वह सेक्शन 94 जो सीआरपीसी के अंदर जो प्रोविज़न है उसके अनुसार ही ली जाएगी। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है। लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको जो कंटेंट है कि जो डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्शन 15 के अंदर क्या दिया गया है तो वारंट के बिना तलाशी दी गई है, सिर्फ आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। सेक्शन 16 रेस्क्यू ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों को छुड़ाना। तो जहाँ पुलिस से प्राप्त सूचना या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर अथवा अन्यथा किसी मजिस्ट्रेट के पास ये विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति किसी वेश्यागृह में यानी कि ब्रोथल में रह रहा है या वेश्यावृत्ति कर रहा है यानी कि प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है अथवा उससे करवाई जा रही है यानी कि ज़बरदस्ती अगर उससे वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है तो वह ऐसे पुलिस अधिकारी को
जो कि उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, यानी कि सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होगा। तो यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे वेश्यागृह में यानी कि ब्रोथल में प्रवेश करे और ऐसे व्यक्ति को वहाँ से हटाए और उसे उसके समक्ष पेश करे। तो जब वह ऐसे व्यक्ति को वहाँ से उपाप्त कर लेगा यानी कि प्राप्त कर लेगा, तो वह उसे जितना शीघ्र हो सके उस मजिस्ट्रेट के पास जिसने ऐसा आदेश दिया है प्रस्तुत करेगा। तो यही जो है इस सेक्शन के अंदर दिया गया है और सेक्शन 16 में हमें इतना ही यहाँ पर याद रखना है। सेक्शन 17 धारा 15 के अधीन हटाए गए या धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों की अंतःकालीन अभिरक्षा यानी कि इंटरमीडिएट कस्टडी। तो इंटरमीडिएट कस्टडी का यहाँ मतलब है कि जब धारा 15 के अधीन किसी व्यक्ति को वेश्यागृह से हटाया जाता है या धारा 16 के अधीन उसे जो है जो वहाँ से छुड़ाया जाता है, तब ऐसे तत्काल उसे किस तरीके की जो है सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके, तो उसके लिए सेक्शन 17 में जो है प्रोविज़न किए गए हैं कि इंटरमीडिएट कस्टडी कब दी जा सकेगी। तो मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश की तारीख से 10 दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा, यानी कि जो कस्टडी है उसके लिए उसे 10 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा अगर जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट का आदेश न दिया गया हो। और किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं लौटाया जाएगा या उसको अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा जो उस पर अपहानिकर असर यानी कि हार्मफुल इन्फ्लुएंस डाल सकता है। यानी कि अगर उसके कोई पेरेंट्स है या गार्जियन है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके भार साधन में वह जो है व्यक्ति जो है रह रहा था, तब उसको नहीं लौटाया जाएगा जब तक कि मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश न कर दे। उपधारा 4 के अधीन किए गए आदेश के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालय में होगी, जिसका ऐसी अपील पर विनिश्चय अंतिम होगा। अब यहाँ पर हमें सिर्फ यही याद रखना है, जो उपधारा 4 है सेक्शन 17 की, उसमें दिया गया है कि जो न्यायालय है जब वह ऐसा जो है पूरी जांच कर लेता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी संरक्षण गृह में या सुरक्षा गृह में जो है अभिरक्षा दी जानी चाहिए या किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाना चाहिए जो उसकी अभिरक्षा कर सके, तो जब वो ऐसा आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश के विरुद्ध यदि किसी को अपील करनी है, तो जो ऐसी अपील होगी वह सेशन न्यायालय को होगी और सेशन न्यायालय ऐसे अपील का जो भी निष्कर्ष यानी कि जो विनिश्चय करेगा वह अंतिम होगा। तो यही यहाँ पर दिया गया है और आपको सेक्शन 17 में जो है इंटरमीडिएट कस्टडी के बारे में याद रखना है। सेक्शन 17A धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों को माता पिता या संरक्षकों के अधीन रखने के पूर्व पालन की जाने वाली शर्तें, यानी कि पेरेंट्स या जो गार्जियन है उनको जो छुड़ाए गए व्यक्ति हैं सेक्शन 16 के अंदर, उनको यदि उनको सौंपना है तो उसके पहले कुछ जो यहाँ पर कंडीशंस जो बताई गई हैं वह उन्हें फुलफ़िल करनी होगी। न्यायालय जो है ऐसे जांच विचार कर सकेगा कि जो माता पिता या जो गार्जियन है वह ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा के लिए मतलब बोल सकते हैं कैपेबल है या नहीं है, या उसे वो सही से रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, कहीं कोई हार्मफुल इन्फ्लुएंस तो नहीं करेंगे। ऐसी सारी चीज़ें जांचने के बाद ही जो है न्यायालय यहाँ पर उसकी अभिरक्षा या तो उसके माता पिता यानी कि पेरेंट्स को या संरक्षक को सौंपेगा। सेक्शन 18 वेश्यागृह यानी कि ब्रोथल को बंद करना और परिसरों से अपराधियों की बेदखली। यह वाला सेक्शन 17A और 18 दोनों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सेक्शन 18 के बारे में बात करते हैं तो कोई मजिस्ट्रेट पुलिस से या अन्यथा यह इत्तिला यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलने पर कि धारा 7(1) में निर्दिष्ट किसी सार्वजनिक स्थान, जो कि हमने सेक्शन 7 में देखा था कि पब्लिक प्लेसेस क्या होंगी, तो सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी के अंदर किसी घर, कमरे, स्थान या उसके किसी प्रभाग को जो है किसी व्यक्ति द्वारा वेश्यागृह के रूप में चलाया जा रहा है, यानी कि एज अ ब्रोथल जो है उसे चलाया जा रहा है या उसके रूप में उसको प्रयोग किया जा रहा है, अथवा प्रोस्टिट्यूट्स जो हैं उनके द्वारा अपने व्यापार चलाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में वह मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जिसमें यह निर्देश होगा कि उस आदेश को पारित करने के 7 दिन के अंदर उस घर, कमरे, स्थान या प्रभाग से अधिभोगी के बेदखल कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले उन्हें एक सूचना दी जाएगी, उस सूचना के माध्यम से उनसे यह पूछा जाएगा कि उन्हें यहाँ से क्यों बेदखल न किया जाए, और उसके बाद जो है उनके ऊपर यह कार्रवाई की जाएगी उनको सुनने के बाद, जिसमें यह निर्देश होगा कि उस आदेश के पारित करने के ठीक पश्चात के 1 वर्ष की कालावधि के दौरान या किसी ऐसे मामले में जहां धारा 15 के अधीन किसी तलाशी के दौरान, जो कि धारा 15 में हमने सर्च के बारे में पढ़ा था, के दौरान कोई बालक या अवयस्क उस घर, कमरे, स्थान या प्रभाग में पाया गया है, यानी कि अगर जो ऊपर जो है या तो अगर जो मेजर पाए जाते हैं तो उसके लिए तो वो 7 दिन में बेदखल कर देगा, लेकिन उसके साथ साथ यदि उस जो स्थान या जो प्रभाग था उसके अंदर कोई बालक या अवयस्क पाया गया यानी कि चाइल्ड या माइनर, तब ऐसी स्थिति में वहाँ 3 वर्ष की कालावधि के दौरान उसे पट्टे पर देने से पूर्व जो उसका स्वामी यानी कि जो ऑनर है या जो लीज है, लेजी है या भूस्वामी अथवा स्वामी
या उनका अभिकर्ता यानी कि उनका कोई एजेंट है तो वह मजिस्ट्रेट का पूर्व अनुमोदन अभी प्राप्त करेगा उसे फिर से पट्टे पर या किराए पर देने से पहले। तो यहाँ ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर मेजर के केस में 1 वर्ष तक और माइनर और चाइल्ड के केस में 3 वर्ष तक। सेक्शन 19 संरक्षा गृह प्रोटेक्टिव होम्स, जैसा कि हमने इसके बारे में डेफिनेशन में देखा था। तो प्रोटेक्टिव होम्स क्या होंगे? प्रोटेक्टिव होम में रखे जाने या न्यायालय द्वारा देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के लिए आवेदन। तो जब कोई व्यक्ति उस मजिस्ट्रेट को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर वह जो है वेश्यावृत्ति कर रहा है या उससे करवाई जा रही है, इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि उसे संरक्षा गृह में रख दिया जाए यानी कि प्रोटेक्टिव होम में उसे रख दिया जाए, या न्यायालय द्वारा उसकी देखरेख और उसका संरक्षण उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाए। अब उपधारा 3 में यहाँ दिया गया है कि राज्य सरकार जो है उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था करेगी कि आखिर जो ऐसा व्यक्ति है उसके लिए क्या प्रोविजंस किए जाएँ, उसके संरक्षण के लिए क्या प्रोविजंस किए जाएँ। तो उसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मजिस्ट्रेट आदेश कर सकेगा। सेक्शन 20 वेश्या का किसी स्थान से हटाया जाना यानी कि रिमूवल ऑफ प्रोस्टिट्यूट फ्रॉम एनी प्लेस। कोई मजिस्ट्रेट यह इत्तिला यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलने पर कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान में रहने वाला या प्रायः जाने वाला कोई व्यक्ति वेश्या है यानी कि प्रोस्टिट्यूट है, प्राप्त इत्तिला का सार अभिलिखित कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को उससे यह अपेक्षा करते हुए सूचना दे सकेगा कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हो और कारण दर्शित करें कि उससे अपने आप को उस स्थान से हटाने की अपेक्षा और उसमें पुनः प्रवेश करने में प्रतिषिध यानी कि प्रोहिबिट क्यों न किया जाए। तो यहाँ पर इस सेक्शन में ये बताया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है ऐसे व्यक्ति से यदि उसे ऐसी इत्तिला मिलती है कि उसके स्थानीय क्षेत्र में कोई जो है प्रोस्टिट्यूट का कार्य कर रहा है या जो प्रोस्टिट्यूट है वह रह रहा है, तब ऐसी स्थिति में वह ऐसी जो स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यानी कि विश्वास करने योग्य अगर उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वह ऐसे व्यक्ति से ये पूछ सकेगा कि उसे ऐसे एरिया से क्यों ना हटाया जाए और उसका पुनः प्रवेश उस पर प्रतिषिध यानी कि प्रोहिबिट क्यों ना किया जाए। परंतु अगर वह न्यायालय को यह बता देता है कि वह ऐसे किसी कार्य में इन्वॉल्व नहीं है या फिर वह आगे ऐसा कुछ नहीं करेगा तो उसके लिए यहाँ पर उसे छूट दी जा सकेगी। परंतु यदि वह ऐसे आदेश जो कि पारित कर दिया गया है कि उसे उस क्षेत्र में नहीं रहना है या पुनः प्रवेश नहीं करना है, और अगर वह ऐसे क्षेत्र में पुनः प्रवेश करता है तो उसके लिए उसे दंडित किया जा सकेगा, जो कि जुर्माना 200 रुपये का होगा, 200 रुपये तक का हो सकेगा। और यदि वह वहाँ पर बना रहता है तब ऐसी स्थिति में 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकेगा। सेक्शन 21 संरक्षा गृह यानी कि प्रोटेक्टिव होम्स, जैसा कि अभी सेक्शन 19 में देखा, डेफिनेशन में हमने देखा, तो अब यहाँ ये बताया गया है कि जो प्रोटेक्टिव होम्स होंगे वह किसके द्वारा स्थापित किए जाएंगे या कौन उसको स्थापित कर सकेगा। इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यह भी पिछली एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राज्य सरकार जो है इस अधिनियम के अधीन इतने संरक्षण गृह और इतनी सुधार संस्थाएं जितनी वह ठीक समझती है जो है यहाँ पर स्थापित कर सकेगी। और इसके साथ ही यदि कोई भिन्न जो है राज्य सरकार से भिन्न कोई व्यक्ति या कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात यदि कोई संरक्षण गृह यानी कि प्रोटेक्टिव होम या फिर सुधार संस्था जो है स्थापित करना चाहता है तो वह राज्य सरकार से इस अधीन जो है अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकेगा। पर उस अनुज्ञप्ति को जो है राज्य सरकार के द्वारा कुछ शर्तें विहित की जाएंगी, उस शर्तों के अधीन ही दिया जाएगा। और यदि वह उसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए यहाँ पर जो है दंड का प्रावधान है जो कि 1000 रुपये या 2000 रुपये तक का हो सकेगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि संरक्षण गृह किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है, तो राज्य सरकार के द्वारा या राज्य सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस प्राप्त करके। सेक्शन 22 विचारण यानी कि ट्रायल्स। तो किसी महानगर मजिस्ट्रेट यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि JMFC से अवर कोई न्यायालय यानी कि उससे नीचे का कोई न्यायालय सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 या 8 के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। यानी कि अगर हम इसको सीधा अगर सिंपल में देखें तो महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं या तो वो या उससे ऊपर की श्रेणी के जो न्यायालय हैं वही जो हैं जो निम्न सेक्शंस दी गई हैं इसके अंदर विचारण यानी कि ट्रायल करेगा। सेक्शन 22A विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति। अच्छा, इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ये ट्रायल्स और जो न्यायालय हैं जिनके बारे में यहाँ पर उनकी अधिकारिता बताई गई है, इसी के बारे में जो है शेड्यूल जिसमें दी गई है यानी कि जो अनुसूची दी गई है इस अधिनियम के अंदर, उसमें प्रोविजंस किए गए हैं कि कौन से सेक्शन में कौन से जो मजिस्ट्रेट्स हैं या कौन से जो जजेस हैं वह इसके अंदर ट्रायल्स कर सकेंगे, अपराधों को सुन सकेंगे। सेक्शन 22A विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति। यह भी पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि स्पेशल कोर्ट्स की इस्टेब्लिश करने की शक्ति किसके पास होगी। तो यह जो शक्ति है वह राज्य सरकार के पास होगी। राज्य सरकार जो है यदि उसका समाधान हो जाता है कि किसी जिला या महानगर क्षेत्र में
इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट से जो है परामर्श करने के पश्चात ऐसे जिला या महानगर क्षेत्र में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों या महानगर मजिस्ट्रेटों के एक या अधिक न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी। तो यहाँ पे हमें यही याद रखना है कि राज्य सरकार करेगी और किससे परामर्श करने के बाद, हाईकोर्ट से परामर्श करने के बाद करेगी। सेक्शन 22A केंद्रीय सरकार की विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति। जैसा कि 22A में राज्य सरकार की है, वैसे ही 22A में जो है केंद्र सरकार की शक्तियाँ बताई गई है। तो केंद्र सरकार यहाँ पर जो है यदि एक से अधिक राज्यों में किए गए अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक समझती है, तब ऐसी स्थिति में वह जो है यहाँ पर जो विशेष न्यायालय है वो स्थापित कर सकेंगे। और यहाँ पर भी जो विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे वह वहाँ संबंधित जहाँ पर वो स्थापित किए जा रहे हैं उस राज्य का जो हाईकोर्ट है उससे परामर्श करने के बाद ही जो है एस्टेब्लिश किए जाएंगे। यहाँ पर से हमें यही याद रखना है कि 22A के अंदर जो है केंद्र सरकार के पास शक्ति है और 22A के अंदर जो है राज्य सरकार के पास शक्ति है स्पेशल कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करने की। सेक्शन 22B मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की न्यायालय की शक्ति यानी कि समरी ट्रायल करने की न्यायालय की शक्ति। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके अंतर्गत धारा 22A यानी कि जो विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं कि उपधारा 1 के अधीन स्थापित किए गए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी भी जो है संक्षिप्त किया जाएगा। और उक्त यानी कि CRPC जो है उसकी धारा 262 से लेकर 265 के जो प्रोविजंस हैं वह यहाँ पर लागू होंगे समरी ट्रायल के लिए। इसके साथ साथ जो समरी ट्रायल में जो है यहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जो JMFC जो कोर्ट है वह 1 वर्ष तक का जो है यहाँ पर दंडादेश दे सकेगा। परंतु यदि उसे ऐसा लगता है किसी भी समय ऐसी ट्रायल के दौरान कि जो ये अपराध है इसमें 1 वर्ष से अधिक की सज़ा दी जा सकती है, तब वह ऐसी स्थिति में जो उसका जो ट्रायल है उसे फिर से कर सकेगा, उसके साक्ष्यों को वापस बुला सकेगा और उससे अधिक जो दंड है वो दे सकेगा। सेक्शन 23 नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। तो जो राज्य सरकार है उसे यहाँ शक्ति प्राप्त है नियम बनाने की। तो नियम बहुत सारे इसके अंदर जो प्रोविज़न है यानी कि जो लाइसेंस दिया जाता है सुरक्षा गृह से रिलेटेड, संरक्षण गृह से रिलेटेड, तो उसके लिए जो लाइसेंस दिया जाएगा वो किन शर्तों पर दिया जाएगा, उनके क्या नियम बनाए जाएंगे, कौन से जो अधिकारी जो विशेष अधिकारी जो इसके अंदर नियुक्त किए गए हैं उनकी शक्तियाँ क्या होगी, वो कहाँ तक इसके अंदर जो है कार्य कर सकेंगे, उन सबसे रिलेटेड जो इसके अंदर नियम है वह राज्य सरकार बनाएगी। सेक्शन 24 अधिनियम का कुछ अन्य अधिनियमों का अल्पीकारक न होना। तो जो ये अधिनियम है, ये जो अन्य अधिनियम है उनका अल्पीकरण नहीं करेगा, ये उनके साथ पैरेलल में जा सकता है, यानी कि उनके अंदर जो प्रोविज़न है उसका यहाँ पर ये कोई अल्पीकरण नहीं करता है। सेक्शन 25 निरसन और व्यावृत्तियाँ, यानी कि जो इसके द्वारा रिपील किया गया है, तो इसके अंदर जो रिपील की गई है रिपील्स एंड सेविंग्स जो हैं कि इस अधिनियम की धारा 1 से भिन्न उपबंधों के किसी राज्य में प्रवृत्त होने की तारीख से व्यक्तियों के अनैतिक व्यापार के दमन से अथवा वेश्यावृत्ति के निवारण से संबंधित सब राज्य अधिनियम जो ऐसी तारीख से ठीक पहले उस राज्य में प्रवृत्त हों निरसित हो जाएंगे। यानी कि यदि किसी स्टेट में इस तरीके का कोई अधिनियम लागू था इस अधिनियम के लागू होने से पहले, तो वह इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक से निरसित हो जाएंगे, लेकिन उन अधिनियमों के अधीन जो कार्रवाई की जा चुकी है या की जा रही है उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह था दोस्तों इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। आपको यह कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके जो MCQ का क्वेश्चंस का जो वीडियो है वह भी हम लेकर आएंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी आपको पूरे वीडियो के अंदर बता चुके हैं, लेकिन जिसका MCQ वीडियो होगा उसके अंदर जो है इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम आपसे इसके अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।